भाई तुम लोगों की अच्छी है भाई। अच्छा, जो लास्ट टाइम जो दिया था, इसके नोट्स बना लिए सबने पूरे? जी सर, बना दिए। अच्छा। जी सर, बना अच्छा, लिए। मुझे इकरा ये बताओ कि हमारे, अच्छा एक टॉपिक है, इसके बाद हमारे पास ग्लोबल इन्वायरमेंट, तो वो आज करा दूं या नेक्स्ट क्लास में कराऊं? सर आज करवा दें, आज भी कर लेंगे, नेक्स्ट पे करवाइए, तब भी कर लेंगे। लेकिन मोस्ट ठीक। प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास नहीं होगी ना, क्योंकि फिर आपने कहा था ना आपके के 10 दिन का ऑफ होता है। हाँ, नेक्स्ट क्लास तो फिर शायद ना हो, लेकिन हमारे पास मेरे ख्याल में वक्त भी काफी है। फिर भले से बाद में कर लेंगे। जो तुम सबकी राय है वही कर लेंगे, वरना आज का एक असाइनमेंट दे देते हैं, वो फिर जमा करा देना मुझे। जी सर, जैसा आप कहें। जो सब सबकी राय है वो बता दो। सर जो आपको बेहतर लगे वो कर दें, खत्म बात। जैन, जो तुम्हें बेहतर लगे यार, मेरा तो कोई मसला ही नहीं। सबसे पूछ लें सर, सब बता देंगे तो वही कर लेंगे फिर। हम्म, सही बात है। जो सबकी राय है वही कर लेंगे यार। हमना से पूछ लेते, हमना क्या करना चाहिए? सर जैसा सबको ठीक लगे। ऐसा सब। सर सबको छोड़े, जैसा आपको ठीक लगे आप कर दें। अच्छा चलो फिर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जल्दी रिलीफ दे देंगे। ठीक है। जी सर। ग्लोबल ग्लोबल इन्वायरमेंट लिखो, ग्लोबल इन्वायरमेंट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ग्लोबल इन्वायरमेंट इट्सेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ग्लोबल दुनिया, इन्वायरमेंट माहौल, पूरी दुनिया का इंटरनेशनल रिलेशन में माहौल क्या है। व्हाट इज द ग्लोबल इन्वायरमेंट? अब ग्लोबल इन्वायरमेंट में बड़ी गिनी चुनी चीजें हैं जो हमें जहन में रखनी होती हैं। लाइक ग्लोबल इन्वायरमेंट में हमारे पास, सही है, ग्लोबल इन्वायरमेंट में हमारे पास पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब ग्लोबल इन्वायरमेंट में जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल सिनेरियो भी है, बिजनेस का सिनेरियो भी है, जिसे ट्रेड कहते हैं हम, सही है, और सोसाइटी एंड कल्चर का एनवायरनमेंट भी है। हम एक दूसरे की सोसाइटीज को एडजस्ट भी करते हैं, और एक दूसरे की सोसाइटीज को बेसिकली हम एक दूसरे की सोसाइटीज को समझने की कोशिश भी करते हैं, एक दूसरे की कल्चर। पूरी दुनिया जो है, अगर हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को पहले लें, तो पॉलिटिकल रिस्क के होते हुए भी एक दूसरे से ट्रेड करती है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप रखती है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जैसे मिसाल है कि एक बिजनेस है, उसके पॉलिटिकल रिस्क होते हैं। पाकिस्तान और इंडिया आपस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ग्लोबल इन्वायरमेंट में इन दोनों में आपस में टेंस सिचुएशन रहती है। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट में अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात होगी, कोई ट्रेड रहती जरूरी। तो क्या होगी इंडिया और पाकिस्तान की बात, कि इन दोनों में ट्रेड रिलेशन ड्यू टू पॉलिटिकल कंडीशन सही नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान इसराइल को देखेंगे आप, तो ग्लोबल इन्वायरमेंट में पाकिस्तान और इसराइल का कोई ट्रेड रिलेशन नहीं है, सही, हम इसराइल को नहीं मानते, पहली बात। दूसरी बात कि इसी तरह हमारा इसराइल से कोई बिजनेस भी नहीं। इस तरह पूरे अगर ग्लोबल इन्वायरमेंट को देखा जाए, पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट को देखा जाए, तो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, एक इस्तिलाह है
पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी। पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी उसे कहते हैं कि जहां पर पॉलिटिकल सिचुएशंस मुल्कों की आपस में अच्छी ना हो, तो उसका असर क्या होता है कि उनके सोशियो कल्चर पे भी पड़ता है, उनके टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट पे भी पड़ता है और उनके इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट पड़ता है। अब ये इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट क्या चीज है? इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट बेसिकली ग्लोबल एनवायरनमेंट में बड़ा इंटर रिलेटेड है। जैसे फर्ज कीजिए कि दो मुल्कों में अगर आपस में वॉर हो जाती है, या काइंड ऑफ अ वॉर है, कोल्ड वॉर है, जैसे पाकिस्तान इंडिया या पाकिस्तान ईरान के दरमियान भी है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान भी है, तो इकोनॉमिकल कंडीशन इफेक्ट करती हैं। जैसे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ फर्ज कीजिए इतनी लंबी बॉर्डर को कवर किया, या फेंस लगाई, या उन्होंने कोई रुकावट लगाई, तो उनके इकोनॉमिकल हालात, उसके ऊपर प्रेशर पड़ा। अब कनाडा और अमेरिका के दरमियान उनका सिर्फ एक बीच में चेकिंग पॉइंट है। एक अरसे तो खैर उन्होंने आपस में वीजा भी नहीं रखा, अब तो उन्होंने खैर वीजे का सिस्टम कर दिया, लेकिन पहले सिर्फ लोग आते थे और जाते थे आराम से, कोई इशू नहीं था। सही, तो एक इकोनॉमिकल बोझ नहीं पड़ता था उनके ऊपर। जिस तरह डोनाल्ड ट्रम्प था, उसने कहा मैं दीवार बनाऊंगा मेक्सिको के दरमियान, और ये तो उसने एक इकोनॉमिकल बोझ डाला अपने ऊपर, या बेहतर समझा कि ये होना चाहिए। तो जितनी भी इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं आपकी, जैसे आपकी मुल्क की इकोनॉमी है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट समझते हैं ना आप क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? हेलो जी सर। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट ये है कि दोनों कंट्रीज के दरमियान मतलब जो भी इकोनॉमिकल रिलेशन आ जाता है या जो भी पेमेंट बैलेंस ऑफ रिलेटेड पेमेंट कहते हैं आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि आपकी इंपोर्ट कितनी है और एक्सपोर्ट कितनी है। अच्छा, इंपोर्ट का ताल्लुक भी दूसरे मुल्कों से और एक्सपोर्ट का ताल्लुक भी दूसरे मुल्कों से। तो इसका मतलब ग्लोबल एनवायरनमेंट में जो आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा वो दुनिया के साथ ही होगा। अपनी कंट्री में तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। तो इंपोर्ट का रिलेशनशिप भी और एक्सपोर्ट का रिलेशनशिप भी, ये दोनों रिलेशनशिप आपके दूसरे मुल्कों से होते हैं। बात समझिए आप? ये दोनों रिलेशनशिप आपके दूसरे मुल्कों से होते हैं, अपने मुल्क से नहीं होते। तो इसका मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन ग्लोबल एनवायरनमेंट में पूरी बेस करती है कि पूरी दुनिया के साथ आपके बिजनेस के ट्रेड रिलेशन में किस किस कंट्रीज से आप इंपोर्ट करते हैं और किस किस कंट्री को आप एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी इमरान खान साहब ने खिताब में कहा कि अपने कि हम अगर फ्रांस से ही काम खत्म करते हैं तो हमें हमारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स खराब हो जाएंगे। बहरहाल मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता कि ये एक पॉलिटिकल सूरत हाल है, लेकिन दीनी एतबार से अगर आप उन लोगों से राब्ता आप खत्म भी कर देते तो आपको कोई नुकसान नहीं है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो लोग गुस्ताखी करें, जो लोग ओपनली उनका प्रेसिडेंट, हमें उनसे ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए। मेरी अपनी राय है, ठीक है, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है कि इंसान दुनिया में पैदा हुआ है अल्लाह की इबादत के लिए और रसूल की अताअत के लिए, रसूल की मानने के लिए। हमारा तीसरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं। अगर हम ये समझ जाएंगे यार हम जिंदगी में जी रहे हैं और हर वक्त डरते ही रहेंगे, तो हम जी नहीं सकेंगे। तो मेरी अपनी पर्सनल राय है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, और ये मेरी अपनी राय है। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि इकोनॉमिकल कंडीशन अपनी मुल्क की बेहतर करने के लिए आपको दुनिया से ट्रेड रिलेशनशिप भी रखने पड़ते हैं, और उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा अमल है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इकोनॉमिकल कंडीशन का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी पे आता है, फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर आता है, और साथ में इन्फ्लेशन के ऊपर आता है। मतलब इन्फ्लेशन पे यूं आता है, आप समझ लें कि आपकी कंट्री का जो बेसिकली इन्फ्लेशन है, सही ना, वो महंगाई का तनासुब आपके फॉरेन रिजर्व से। अगर आपके फॉरेन रिजर्व अच्छे हैं
तो आपकी महंगाई ज्यादा आपके पास नहीं होगी और आप कंट्रोल कर लेंगे। जैसे अब इस वक्त पाकिस्तान में तो खैर इंटरनल लोग जो हैं वो लॉयल नहीं है ना, मिडल मैन, और जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। तो इकॉनमी पाकिस्तान की स्ट्रांग हो रही है। जब स्ट्रांग हो रही है तो महंगाई को कम होना चाहिए, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ और फैक्टर्स बहुत हैं और लोग गलत काम करते हैं जिसकी वजह से ये वापस नहीं जा रही महंगाई। यानी इसके अंदर गवर्नमेंट के कंट्रोल भी होना जरूरी है महंगाई को कम करने के लिए। तो इन्फ्लेशन का ताल्लुक आपका लोगों की परचेजिंग पावर का ताल्लुक ये सारा इकोनॉमी से है, और इकोनॉमी बेस करती है आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर, दुनिया से आपका ट्रेड रिलेशन क्या है। तो एक तरफ अगर आपके पॉलिटिकल हालात खराब होंगे तो आपके ट्रेड रिलेशन भी खराब होंगे, वाइस वर्सा। ठीक है जी। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम ये सारी चीजें कर रहे होते हैं तो हमें ये पता लग जाता है, सही ना, कि किस तरीके से बिजनेस को करना है या किस तरह इंटरनेशनल रिलेशन रखने। अब जैसे एक मिसाल मैंने अभी आपको इमरान खान की दी, उसने कहा मैं फ्रांस से काम, हम किस किस मुल्क से बिगाड़ेंगे, इस तरह हर मुल्क से हमारी बिगड़ जाएगी। बहरहाल इसी तरह हमारा चाइना के साथ हमारा ट्रेड रिलेशन है, इसी तरह हमारा यूएसए के साथ है। तो लगता है ऐसे है, लेकिन दूसरी कंट्रीज के बगैर आपकी इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकती। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम दुनिया से लेते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी जो दुनिया को हम प्रोवाइड करते हैं। सही है। उसी में दुनिया में थ्योरीज हैं, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, उससे लोग फायदा उठाते हैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से कि किसी को कंपैरिजन में किसी के पास चीज ज्यादा है तो वो ज्यादा मार्केट में रेट खोलता है। जैसे पाम ऑयल है, वो इंडोनेशिया और मलेशिया की एक चीज है, तो उन दोनों कंट्रीज को फायदा है। सही है। इसी तरह बहुत सारी और चीजें हैं दुनिया में जो जिसमें आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। पाकिस्तान के पास बहुत सारे जखायर हैं। ठीक है। तो ये ग्लोबल इन्वायरमेंट में ये नॉर्मली ये 4-5 चीजें, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, और कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो देखी जाती है, दैट इज कॉल्ड लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये है कि आप के जो टैक्सेशन सिस्टम, levied taxes, imposed duties on the other countries। आपके मुल्क में जब कोई माल आएगा या आप किसी मुल्क में माल ले जाएंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो आप कितने टैक्स लगा रहे हैं और वो कितने टैक्स लगा रहे हैं। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अरसे पहले अपनी हुकूमत उतरने से पहले चाइना से एक ट्रेड वॉर कर ली थी, 400% ड्यूटीज उसने चाइनीज आइटम पे बढ़ा दी थी। सही है, ताकि चाइना की प्रोडक्ट्स अमेरिका में ना आ पाए। तो लीगल इन्वायरमेंट क्या है कि आपके कितने टैक्सेस आप इम्पोज करते हैं, हाउ मेनी टैक्सेस यू इम्पोज ऑन द अदर कंट्रीज। ठीक है। अब अगर आप वन साइडेड लेके चलेंगे, जैसे यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन ने क्या किया हुआ है कि उन्होंने सारे यूरोपियन यूनियन ने मिलकर कहा हुआ है कि हम आपको मिलके ये फैसिलिटी देंगे और आप हमें अपनी बिजनेस मार्केट्स में एंट्री दें। सही है ना। इसको कहते हैं रीप्रोसिटी, इसको कहते हैं रीप्रोसिटी। यू गिव एक्सेस आवर प्रोडक्ट्स इनटू योर मार्केट एंड वी विल गिव यू एक्सेस इन आवर मार्केट टू योर प्रोडक्ट्स। एक दूसरे की मार्केट में आप, यूरोपियन यूनियन को क्या फायदा है? अगर वो किसी से बिजनेस नहीं करते तो सारे नहीं करते। पाकिस्तान जितनी यूरोपियन कंट्रीज है उसमें बिजनेस नहीं कर सकेगा अगर एक से एग्रीमेंट सही नहीं करेगा तो उनसे, अगर अपनी फिर उन सबको भी अपनी मार्केट में आपको एक्सेस देना होता है। तो ये बड़ी एक अजीब व गरीब बात है कि दुनिया में जब ये सारे लीगल टैक्सेस इम्पोज होते हैं तो उसके लिए कुछ जगहों पर पूरी दुनिया मुत्तफिक होती है कि इस तरह बिजनेस होना चाहिए। उसके लिए इन्होंने इदारे बनाए हुए हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर, ये कुछ कानून बनाए इन्होंने। GATT गैट, जर्नल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ, ये भी उसका लीगल का हिस्सा था।
कि कुछ इसी तरह बहुत सारी ट्रीटीज हैं जो आपस में साइन हुई हुई हैं, पाकिस्तान चाइना की, पाकिस्तान रशिया की, पाकिस्तान अमेरिका की, कि हम आपस में एक दूसरे पे इन चीजों पर टैक्स लगाएंगे और इन पे। और कुछ दुनिया में टैक्स फ्री जोन है, दुबई है, ये टैक्स फ्री कंट्री है। इधर आप कोई भी माल ले जाएं, दुबई आपसे टैक्स नहीं पूछेगा, ना टैक्स मांगेगा। सही है, दुबई टैक्स फ्री कंट्री है। सही है? तो बहुत सारे टैक्स फ्री जोन्स भी हैं दुनिया में, जहां पर ये दुनिया अट्रैक्ट करती है सारे दुनिया के बायर्स को, मुल्कों को, कि आप अपना माल भेजें यहाँ पर और बिजनेस हब बना। तो दुबई भी एक बिजनेस हब इसी वजह से बना कि उसने टैक्स फ्री कंट्री बनाई। सही है? तो इसके लिए सारी चीजें जो है इसी तरह तय पाती हैं, इसी तरह होता है दुनिया में कि हमें पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, टेक्नोलॉजिकली हम इसी तरीके से पूरे सारे सिस्टम को लेके चलते हैं। तो जब हम इस पूरे सिस्टम को लेके चलते हैं तो हमें पता होता है कि पूरा सिस्टम किस तरह मूव कर रहा है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, ये सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो आवर ट्रेड इज ऑल्सो इंटर रिलेटेड विद दैट। ठीक है ना, हमारा ट्रेड इससे इंटर रिलेटेड है। हमारे ट्रेड में ये सारा सब कुछ इसी तरह होता है और होता रहता है। सही है ना? तो एग्जैक्टली अगर आप पूरे सिस्टम को वॉच करें और पूरे सिस्टम को देखें तो ये ग्लोबल एनवायरनमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड मिलेगा आपको। हर कंट्री किसी ना किसी कंट्री से रिलेशनशिप में है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वॉर में है, चाहे पीस में है, चाहे इंपोर्ट में है, चाहे एक्सपोर्ट में है, या किसी ना किसी रिलेशनशिप में है, या लॉबिंग में है, या एंटी लॉबिंग में है, या पॉजिटिव लॉबिंग में है। किसी ना किसी जगह आप देखेंगे ये सब कुछ हो रहा होता है। ठीक है ना? और इसी तरह ये सारा मामला चल रहा है। ठीक है ना? तो एग्जैक्टली अगर आप देखें पूरे इन मामलात में और पूरे इन सिस्टम में, सही है ना, तो ये सारे सिस्टम इसी तरह मूव करते हैं और इसी तरह चलते हैं। ठीक है जी? तो वट एवर द थिंग इज, वट एवर द पॉइंट इज, हमें बिल्कुल ग्लोबल एनवायरनमेंट पे बड़ी सख्ती से नजर रखनी पड़ती है टू सेव गार्ड अवर इंटरेस्ट। तो दुनिया में पूरी सिस्टम ही ऐसे चल रहा है कि अगर आपका शार्प आई नहीं होगी ग्लोबल एनवायरनमेंट पे, कहाँ क्या चीजें हो रही हैं, क्या डेवलपमेंट हो रही हैं, कौन से मुल्क आपस में मिलकर क्या लॉबिंग कर रहे हैं, तो फिर आप पीछे रह जाते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पूरी दुनिया पे नजर रखनी चाहिए। इसीलिए आप देखें डेवलप्ड कंट्रीज क्या करते हैं, वो थिंक टैंक्स बनाते हैं। थिंक टैंक समझते हैं ना क्या है? हर जोन में उन्होंने कुछ लोग महसूस कर देते हैं, कुछ लोग महसूस कर देते हैं कि आप पूरी दुनिया की पेट्रोल पे नजर रखें, किसका पेट्रोल ज्यादा है और कौन आपस में क्या डील कर रहा है। कुछ को कहते हैं आप कंज्यूमर गुड्स पे नजर रखें, कुछ को कहते हैं आप जंगी हालात को दुनिया में नोट करके रखें, कुछ को कहते हैं गोल्ड पे नजर रखें, कुछ को कहते हैं फॉरेन करेंसीज पे नजर रखें। तो दुनिया में अमेरिका में, रशिया में, बड़े मुल्कों में, इंग्लैंड में जो है वो थिंक टैंक्स है। सही ना? और थिंक टैंक्स का फायदा यही होता है कि वो फ्यूचर पे नजर रखते हैं, फ्यूचर बना के रखते हैं कि किस मुल्क से फ्यूचर में हमें क्या काम पड़ेगा और हमें किस मुल्क से किस तरह इस प्रोसेस को लेके चलना है। ठीक है ना? तो एग्जैक्टली जब आप पूरे इस प्रोसेस को देखते हैं तो आपको पता लग जाता है कि किस तरह इस बिजनेस को या इस प्रोसेस को लेके जाना है। समझिए आप, ये कोई इसमें कोई बात आपको ऐसी लगी कि समझ ना आई हो? नो सर। हाँ, तो इसी तरह पूरा ग्लोबल एनवायरनमेंट जो है ना वो इसी पे बेस करता है, हमारे वॉर पे, पीस पे, बिजनेस पे, बाउंड्रीज पे। मतलब एक एक चीज को अंडर ऑब्जर्वेशन दुनिया में रखा हुआ IR में, इंटरनेशनल रिलेशन। इसके क्या, या इवन दो कि यह दुनिया, तो दुनिया आसमान में जो काम हो रहे हैं, जो सैटेलाइट्स जा रहे हैं, उस पर भी नजर है कि फ्यूचर में लोगों ने ऊपर कहाँ कहाँ स्पेस ले ली है। ये भी एक दूसरे को उन्होंने कैच कर रखा है कि उसका सैटेलाइट कैसे मूव कर रहा है। मतलब हर काम पर एक दूसरे की पॉपुलेशन पे, उस एक दूसरे की मार्केट्स पे, एक दूसरे की सोसाइटी पे, एक दूसरे के कल्चर, क्योंकि सोसाइटी और कल्चर नहीं समझेंगे तो दूसरे मुल्क में आप बिजनेस नहीं कर सकते, आपकी प्रोडक्ट नहीं जा सकती।
एक एक चीज के ऊपर कौन सा मुल्क कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं है, कौन सी टेक्नोलॉजी उसको देनी है, ये सारी ऑब्जर्वेशन दुनिया में चल रही है और ये ग्लोबल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। सो एज फार एज द ग्लोबल एनवायरनमेंट इज कंसर्न, ये सारी चीजें जो है इसी तरह चलती हैं। सही। तो नॉर्मली अगर आप देखें तो इसी तरह ये सारे के सारे बिजनेसेस फर्निश हो रहे हैं, सारी दुनिया में प्लानिंग्स हो रही हैं, लेकिन बाहर कैफ आप कितनी भी प्लानिंग्स कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन उसके बावजूद हर मुल्क जो है ना, ये समझ ले एक दूसरे को दुश्मन समझता है। कई मुल्क एक दूसरे कई मुल्क अल्टीमेटली हर कंट्री अपने आप को मजबूत करना चाहता है, जिसमें पाकिस्तान भी है, हर मुल्क है। वो कहता है बस मजबूत करो अपने आप को डिफेंस वाइज। कितने भी ये लेक्चर झाड़ ले पूरी दुनिया वाले, अमन होना चाहिए, लेकिन ये सारे के सारे वॉर हेड्स को बना रहे हैं, एटम्स बना रहे हैं, बड़े बड़े हथियार बना रहे हैं। इन्हें पता है अल्टीमेटली माइट इज राइट वाला मामला चलेगा, जिसके पास पावर होगी दुनिया में वो कामयाब रहेगा, ये यही समझते हैं और इसी पे काम कर रहे हैं। दुनिया का हर मुल्क, अब जिस मुल्क के पास आप देख लें पावर नहीं है, मुसलमान मुल्कों के पास, उनकी कोई चलती नहीं है दुनिया में। पाकिस्तान को तो फिर हर फोरम पे पूछना पड़ता है उन्हें और देखना पड़ता है कि दे नो दैट कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो बहुत बेहतर है इस्लामी मुल्कों से। तो जितना भी हम इस चीज को देखते हैं, ठीक है ना, उतना ही हमें समझना पड़ता है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है क्या, सोशल एनवायरनमेंट है क्या, कल्चरल एनवायरनमेंट है क्या, दुनिया कैसे मूव कर रही है, ग्लोबल अफेयर्स क्या है, गोल्ड रेट्स क्या है, डॉलर एक्सचेंज रेट्स क्या है, किस मुल्क में वॉर हो रही है, किस मुल्क में पीस एग्रीमेंट हो रहे हैं, कौन शेयर कर रहा है, कौन प्रोडक्ट्स को शेयर कर रहा है, कौन इकोनॉमी एक दूसरे की बचाना चाह रहा है। ये सारा का सारा सिलसिला ऑटोमेटिक अंदाज में चल रहा है। सही है ना? क्या समझे आप लोग? सर ग्लोबल इकोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसके अंदर हमारे पास एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल और ट्रेड सोसाइटी और लीगल मतलब लीगल एनवायरनमेंट होता है, जो दो कंट्रीज के दरमियान जो है वो पॉलिटिकल रिलेशनशिप को क्रिएट करता है कि अगर हम किसी भी इकोनॉमी मतलब किसी भी कंट्री के साथ डील करेंगे, तो अगर हमने कोई भी डिफॉल्ट करा या फिर कोई प्रॉब्लम करी, तो वो एक वॉर एनवायरनमेंट क्रिएट करा देता है और फिर हमारे पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल इफेक्ट आते हैं हम मतलब दोनों कंट्रीज के ऊपर। तो ये था पूरा सिनेरियो इसका। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मतलब ये सारे सिनेरियो इंटर रिलेटेड है। सही है ना? आज हम किसी मुल्क के साथ गलत करेंगे, कोई ना कोई मुल्क हमारे साथ भी फिर गलत करेगा। तो जिस तरह जब अफगानिस्तान ने वहां से थोड़ी पाकिस्तान के बॉर्डर पे परेशानी करी, तो पाकिस्तान ने नेटो की सप्लाई रोक दी। अब वहां आटा भी जाता है, चीनी भी अफगानिस्तान को, वो परेशान हो गए क्योंकि उनका तो सी पोर्ट नहीं है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, फिर दूसरा मुल्क भी रिटेलिएट करता है। सही, अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग सब करते हैं, सेफ गार्ड करते हैं, इंटरेस्ट देखते हैं। ठीक है ना? तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर कि हमें पूरी दुनिया पे एक वक्त में नजर, छोटे से छोटा मुल्क भी पूरी दुनिया पे नजर रख के बैठा हुआ है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अब आप देखें ना, बांग्लादेश ने हमसे अलग होने के बाद इकोनॉमी को बेहतर किया ही है ना। अब हमारी टसल में दुनिया ने सपोर्ट करी, पाकिस्तान की या किसी भी में करी, लेकिन बहरहाल बांग्लादेश की इकोनॉमी बेहतर हुई। लेकिन अगर एक बांग्लादेश के आप अंदरूनी हालात देखें तो जो बिरयानी आप 100 रुपए की खाते हैं, वहां पर वो 250 रुपए 300 रुपए की बिरयानी की प्लेट है। और एक वो बिरयानी भी क्या होती है उनकी, अगर कभी आप विजिट करें, उबले हुए चावल पे एक चिकन का पीस रखा हुआ। ठीक है ना? तो ये सारे काम किस तरह होते हैं कि ये पूरे इसी मामलात के साथ तय किए जाते हैं और पूरे मामलात इसी तरह होते हैं। चाहिए ना? तो इसी तरह सारे मामलात जो है ना डील किए जाते हैं, इसी तरह सारे मामलात देखे जाते हैं। सही है ना? और इसी तरह ये सारे मामलात होते हैं। ठीक है? तो इंशाल्लाह इसका असाइनमेंट आप लोग कर लेंगे। फिर आप लोग, यस सर। मुझे अटेंडेंस कौन भेजेगा इसकी? मैं दे रही हूँ। दे देगी भेजे सर। फिर, ठीक है ना? इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। यस सर। ठीक है सर GATT का फुल फॉर्म बता दें एक बार।
जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ, दोबारा बताऊं, हो गया? नहीं सर, हो गया। ठीक है, थैंक यू। खुदा हाफिज़।